नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आप हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव मनु एकेडमी पर, जहां पर मिलता है बिल्कुल आपको स्टडी टेस्ट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। साथ ही साथ अभी पटवारी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंचायती राज संस्थाएं, तो पंचायती राज के बारे में जो कि क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हम आपको एक वीडियो ला चुके हैं। अब हम आपको इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती हैं और कहां से ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया था, और महात्मा गांधी जी के शब्दों में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को, जहां पर हम शुरुआत करते हैं विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन से। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो विकेंद्रीकरण जो होता है उसका सिंपल सा एक जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि शासन कार्य में जो जनता के सहयोग को निकटतम और व्यापक बनाना है, अर्थात जनता के सहयोग को बढ़ाना है। अर्थात जो शासन के उच्च स्तर होते हैं उससे निम्न स्तरों तक शक्ति का हस्तांतरण करना है। तो शासन के जो उच्च स्तर होते हैं, जैसे कि हम जान सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है हमारे शासन का सबसे उच्च स्तर होता है, और यदि हम सबसे नीचे की बात करें तो ग्राम पंचायत का एक सरपंच है, वो सबसे नीचे के स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख सकते हैं इसमें कि उच्च स्तर से जो निम्न स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण होता है, अर्थात जो शक्ति का बंटवारा होता है, जिसे हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग। तो शक्ति के हस्तांतरण की यह प्रक्रिया जो है केवल ऊपर से नीचे की ओर ही होती है, और ये जो हो सकती है लोकतंत्र में भी हो सकती है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का तात्पर्य ही यही है कि जनता पर और जनता के द्वारा शासन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक शक्तियों का हस्तांतरण है, तो वो न केवल सिर्फ शक्तियों का हस्तांतरण है, अपितु वो वित्तीय और प्रशासनिक दोनों मामले में शक्तियों का हस्तांतरण होता है। अब देखेंगे हम विकेंद्रीकरण यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये 3 मान्यताओं पर कार्य करता है। सबसे पहले संकेंद्रण, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि प्रशासन को सत्ता सौंपना, और दूसरा होता है डेलीगेशन यानी कि प्रत्यायोजन। तो जैसे कि कुछ खास कामकाजों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे संगठनों को सौंप दिया जाता है जो किसी न किसी रूप से सरकारी ढांचे के भीतर रहकर कार्य नहीं कर रहे हैं। और हस्तांतरण करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो 2 तरफा होती है, यानी वो एक तरफ तो केंद्र के अंतर्गत कार्य करते हैं और दूसरे तरफ राज्य सत्ता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो सामान्य लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनको उन्होंने चुना है, अर्थात जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं तो वो ही उत्तरदायी होते हैं अपने राज्य के प्रति। अब देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये शब्द स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन जो होता है इसका सीधा सा अर्थ ही यही है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, मतलब उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए। दैट मीन्स शक्तियों का विभाजन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक दूसरे में वितरित किया जाए, और इसको ताकि जो आम आदमी होते हैं उनकी भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, वो अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सकें। अर्थात कहने का मतलब सीधा सा है कि जो आम आदमी यानी कि जो लोकल सिटीजन्स हैं तो उन तक भी उस शक्तियों का हस्तांतरण हो सके। तो स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ग्रामीण होता है और एक होता है नगरीय शासन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण प्रशासन पर जो अपना ध्यान केंद्रित करने वाला वो प्रथम वायसराय था, वो कौन था। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछा भी गया और आ भी सकता है। तो सबसे पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन के बाद महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि स्थानीय स्वशासन हो और शक्तियों का हस्तांतरण आम लोगों के हाथ में भी हो, तो उस तरीके से स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचायती राज किस तरीके से आया, इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले तो एक
वर्ड चर्चा में आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट आया था यूएसए से, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट आया था। और इसको हम देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ था। तो ये जो शुरुआत हुई थी भारत में, तो गांधी जी ने भी इसकी वकालत की कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। और आज़ादी के पश्चात जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया 20 अक्टूबर 1952 को। और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र से। अब हम देखेंगे जब उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक इसके लिए समिति का गठन करते हैं, जो कि इसके कार्य की समिति, जो कि इसके कार्यों पर अपनी राय प्रस्तुत करती है और तथा कुछ अपने जो है सिफारिशें देती है। तो सबसे पहले 1956 में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया और इसने जो है भारत सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट रखी। वो डेट थी 24 नवंबर 1957 को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो भारत सरकार को प्रस्तुत की 24 नवंबर 1957 को। अब इसमें हम देखेंगे कि बलवंत राय जो मेहता समिति है उसने जो रिपोर्ट दी उसको फाइनली 1958 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे पहला जो पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि सबसे पहली पंचायत थी, उसे महात्मा गांधी जी के ही जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर स्थान से। और यहीं से पंचायती राज की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी कि 3 स्तर में शासन का जो है विभाजन किया जाए। जैसे कि सबसे ऊपर जो है तो जिला परिषद होना चाहिए, उसके बाद पंचायत समिति और सबसे निचले स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत। तो यदि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर देखें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ग्राम पंचायत होती है किसी भी गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर बनी हुई एक पंचायत, जिसे हम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा भी कह सकते हैं। अब यदि हम देखते हैं ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में कैसा होता है कि ग्राम सभा में जो मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति हैं उनसे मिलकर बनी एक संस्था होती है, यानी कि जो वोटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो हमारे मतदाता हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उन व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है जिसे हम ग्राम सभा के रूप में कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो शासन है इसका जो उच्चतम अधिकारी है वो कौन होता है। तो उसे सर्वोच्च प्रतिनिधि जिसको हम कहते हैं तो वो होता है सरपंच, जिसे सरपंच भी कह सकते हैं, कहीं पर प्रधान कहते हैं तो कहीं पर मुखिया भी कह सकते हैं। इस तरीके से अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच महत्वपूर्ण कुछ अंतर होते हैं, तो उसको हम जान लेते हैं कि ग्राम सभा जो होती है वो होती है उन सभी व्यक्तियों की एक साधारण बैठक के रूप में हम उसे समझ सकते हैं जिनके नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है। वहीं ग्राम पंचायत जो होती है वो एक ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली कार्यकारी निकाय, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में जान सकते हैं। ग्राम सभा जो है एक स्थायी निकाय है, मतलब एक निरंतर चलने वाली संस्था है, बट ग्राम पंचायत एक अस्थायी है, क्योंकि इसमें हर 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही सरपंच होता है। बट ग्राम सभा में ऐसा नहीं होता है। ग्राम सभा में वो लंबे समय तक भी रह सकता है। तो ग्राम सभा में गांव के जो सभी वयस्क लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं वो सभी शामिल होते हैं। और ग्राम पंचायत में सदस्यों में वार्ड के जो सदस्य होते हैं उन्हें पंच के रूप में जाना जाता है, और सरपंच जो कि सबसे बड़ा उसका प्रतिनिधि होता है वो भी शामिल होता है। यदि इन सदस्यों के अलावा हम देखते हैं दोस्तों तो एक जो पंचायत का सचिव होता है या जो ग्राम सेवक होता है तो वो भी ग्राम पंचायत में शामिल होता है। अब हम देखेंगे ग्राम सभा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ग्राम सभा कितने की जनसंख्या उसमें ज़रूरी है, या इसकी क्या रूपरेखा है, या किस तरीके से इसकी कार्यशैली है। तो ये सारी बातें हम इसमें आपको विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा के लिए सबसे एक जो ज़रूरी बात होती है वो होती है एक जनसंख्या। तो जनसंख्या 200 या उससे अधिक की यदि जनसंख्या हो तो ग्राम सभा वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं ग्राम सभा की जो बैठक है तो वो वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य
है, यानी कि ज़रूरी है कि उसकी बैठक कम से कम वर्ष में 2 बार तो हो ही। इसके अलावा देखेंगे कि बैठक की जो सूचना है उसको बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस देना भी अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक को जो बुलाने का अधिकार है तो वो होता है ग्राम के प्रधान को। और यदि हम देखते हैं सबसे इसमें एक बात आती है सामने के, मान लो जो ग्राम सभा की बैठक का बुलाने का अधिकार है ग्राम प्रधान को और ग्राम प्रधान ही उपलब्ध ना हो, तो उस जगह पे क्या होता है कि यदि वो बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक जो पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, तो वो इस बैठक का आयोजन कर लेते हैं। यानी कि विलेज डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं तो वो भी इस बैठक का आयोजन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में और कुछ बातें। ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के लगभग 5 विभाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। जैसे कि मान लीजिए 10 सदस्य हैं तो उन 10 में से कम 2 सदस्यों का आना अनिवार्य ही जरूरी होता है कि उतने तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब उसके 5 विभाग के सदस्य का होना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि ग्राम सभा में जो होता है एक अध्यक्ष होता है जिसे हम ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया भी कह सकते हैं। ग्राम सभा में 1000 की यदि आबादी होती है दोस्तों तो उसमें एक ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, और यदि 2000 की आबादी हो जाती है तो लगभग 11 सदस्य, 3000 की आबादी पर लगभग 15 सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की यदि हम बैठक की बात करें तो 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से ये आयोजित की जानी चाहिए। अब देखें ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं, और जिसे जिला दंडाधिकारी यानी कि जो हमारे डीएम महोदय हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो वो इसको जो है अधिसूचित करते हैं। मतलब वो इसके लिए सूचना निकालते हैं कि यथासंभव यदि हो सके तो 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, और ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मुखिया ही कहलाता है। ग्राम पंचायत के यदि हम राजनीतिक प्रमुख देखें तो सबसे बड़ा जो वहाँ का प्रमुख है तो वो होता है सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी कहलाता है, और जिसका निर्वाचन संबंधित यानी कि जो जनता उसे चुनाव के द्वारा यानी कि वोट के द्वारा चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन किया जाता है। सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्ड के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जो वार्ड मेंबर होते हैं वो भी होते हैं, जिन्हें हम पंच भी कह सकते हैं, ये पंच कहलाते हैं। और ये पंच जो होते हैं अपने वार्ड के प्रतिनिधि भी होते हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में एक सचिव का जो पद है वो सरकारी पद होता है, जिसे अधिकांश राज्यों में तो उसकी नियुक्ति का जिम्मा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पास ही होता है। बट कुछ जगहों पर ऐसा है कि जैसे कर्मचारी चयन आयोग उसको अवगत कराता है और समय समय पर उसके लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी करता रहता है, परीक्षा आयोजित कर। अब देखेंगे दोस्तों कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जो कि सबसे पहले तो हम देख सकते हैं स्वच्छता को ध्यान में रखते हैं, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भूमि, बाजार, मेलों, इन सब का रख रखाव या फिर इनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना, तो ये सारे काम इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जन्म मृत्यु का लेखा रखते हैं, कि जैसे कि किसी का जन्म होता है तो उसके लिए उसकी एक पंजीयन तरीके का करते हैं, मृत्यु का एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो ये सारे कार्य भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो कब्रिस्तान है या शमशान है, इनकी भी देखभाल वो करते हैं। साथ ही साथ उद्योग धंधों में व्यवसाय की उन्नति और बीमारियों की रोकथाम के लिए समय समय पर देखभाल करते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी जान ली है। इसके बाद अब हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्राम पंचायत के कार्य के अलावा इसे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जाना जाता है, या इसके बारे में और अन्य क्या क्या जानकारी हैं, वो सारी जानकारी आपको साझा होती रहेंगी। तो आपको जो है बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ताकि आपको निश्चित ही ये नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये काम की जानकारी भी मिलती रहे। और साथ ही साथ एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारा मटेरियल जो है PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।